वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। क्लास 10th के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। ठीक है, बहुत दिन से सोचते थे लेकिन टाइमिंग हो नहीं पाता था वो। ठीक है, आज जाके फाइनली ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। आज से हम डेली क्लास 10th का भी क्लास लिया करेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी नए जोश के साथ और नए उम्मीद के साथ ये नया बैच स्टार्ट किया गया है। तो वो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि क्लास 10th में जो है कुल मिलाकर टोटल 15 चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं। ओके, तो 15 चैप्टर में से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक से। ठीक है, एक ही बार में लेंदी नहीं शुरू किया जाएगा, पहले छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट किया जाएगा और धीरे धीरे पहले बेस मजबूत किया जाएगा और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा, उसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप से पहले ऐसे ऐसे करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं द्विघात समीकरण से। देखिए, तो द्विघात समीकरण आपको बताना चाहते हूँ, द्विघात समीकरण में जो है 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको अभी शो किया जाएगा। देखिए, तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होता है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक द्विघात समीकरण आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा जो कि बोला जाएगा कि जो है श्रीधराचार्य सूत्र से, चाहे बोलता है कि द्विघातीय सूत्र से हल कीजिए। और एक थर्ड होता है कि बोलता है क्वेश्चन दे दिया जाएगा द्विघात समीकरण और बोला जाता है कि जो है कि इस समीकरण को जो है क्या करिए कि पूर्ण वर्ग बना के करिए, मैं बाई मेकिंग होल स्क्वायर यानी कि कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो बोल देगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए या पूर्ण बना करके हल कीजिए। ठीक है, तो 3 तरह से द्विघात समीकरण के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद से चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। पहले हिंदी में कुछ क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको समझ के आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करना पड़ता है और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसी विधि से कर सकते हैं, पूर्ण बना के करिए, गुणनखंड से करिए, चाहे आप श्रीधराचार्य सूत्र से करिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना तो चाहिए कि पहले पता तो होना चाहिए द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा पहले आपको डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या चीज़ है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है यह कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले बताना चाहिए वो देखिए इक्वेशन का मतलब पहले क्या है। देखिए, ऐसे लिख दिया जाता है x + 4 = ऐसे 0, ऐसे कुछ लिखा है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। ऐसा कोई चीज़ जिसमें जो है कि 2 पक्ष रहे, मतलब 2 साइड, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, बायां पक्ष दायां पक्ष, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन, मात्र इक्वेशन। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो 2 पक्ष अगर है तो बोलते हैं कि ये इक्वेशन है। वो देखिए, आपके सामने हम बहुत सारे इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये तो पहले हुआ इक्वेशन, समीकरण। ओके, तो बहुत सारा इक्वेशन आपके सामने हम लिख देते हैं, ऐसे 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 लिख देते हैं। चलिए, तो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं। चलिए, तो 1 2 3 4, चारों का चारों इक्वेशन ही होगा, चारों का चारों इक्वेशन ही है। कैसे? क्योंकि इसमें भी 2 पक्ष है, इसमें भी 2 पक्ष है, इसमें भी 2 पक्ष है, इसमें भी 2 पक्ष, 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो ये तीनों का तीनों, चारों का चारों जो है लिखे हैं सामने आपके, तो चारों का चारों जो है ये क्या है, तो ये इक्वेशन है, समीकरण है। ओके, इसमें द्विघात समीकरण कौन है, ये चीज़ हम लोग को समझना है कि द्विघात समीकरण कौन है इसमें। चलिए, ये तो देखिए पहचानना कैसे होता है, बहुत ही बेसिक से। देखिए, पहले आपको देखिए बताते हैं क्या चीज़। ये देखिए हो क्या रहा है, ये पहले वाले में थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला वाला क्या लिखे हैं यहाँ पे, पहला वाला क्या लिखे हैं, x + 4 = 0। ये देखिए, इस इक्वेशन में पहले बताइए, देखिए क्या क्या है। तो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। वैसे वेरिएबल पे आपको बस फोकस करना है, वेरिएबल पे बस आप ध्यान दीजिए। कितना वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है। देखिए, वो एक वेरिएबल है। थोड़ा और पास आ जाइए, ध्यान से देखिए, वो थोड़ा और पास आ जाइए, इधर देखिए। तो ये एक ही वेरिएबल है। ओके, तो ये एक वेरिएबल है और देख रहे हैं कि इस वेरिएबल का पावर कितना है, तो कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। इस वेरिएबल का पावर 1 है, यानी कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 1 है। ओके, ये तो ये जो है मैक्सिमम पावर इसमें 1 है। तो ये द्विघात समीकरण है। देखिए होता क्या है, ये द्विघात समीकरण, अब ये द्विघात समीकरण है, समीकरण तो है लेकिन द्विघात नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल का जो पावर है वो मैक्सिमम कितना है, तो 1 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये द्विघात नहीं है, अभी द्विघात नहीं है। सुनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए ये क्या चीज़ है, तो ये लिखा है x⁻², x⁻³
एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखना है कि 3 बार वेरिएबल लिखा है, एक ही वेरिएबल है लेकिन 3 बार लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार। वेरिएबल पे केवल फोकस करना, ध्यान से देखिए। तो इस वेरिएबल के पावर 2 है, इस वेरिएबल के पावर 3 है, इस वेरिएबल के पावर दिख रहा है कि 1 है। तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा पावर क्या है, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना है तो 3 है। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना है तो ये 3 है। ओके तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा कितना है तो 3 है। तो देखिए द्विघात किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर यानी चर राशि का जो घात है सबसे ज़्यादा अगर 2 लिखा है, सबसे ज़्यादा अगर 2 लिखा है यानी कि मैक्सिमम पावर कितना हो 2 हो तो द्विघात बोला जाएगा। देखिए तो अभी ये भी द्विघात नहीं क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 था, ये भी द्विघात नहीं क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 था, तो ये दोनों का दोनों भी द्विघात नहीं है। इसको देखा जाए थोड़ा सा, तो इसमें लिखा है एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो देख रहे हैं कि इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर, इसका तो देखना ही नहीं है, कांस्टेंट को देखना ही नहीं है, वेरिएबल के पावर बस देखिए। तो 1 2 3 तो देख रहे हैं कि इसका पावर 3, इसका पावर 4, इसका पावर 1। तो सबसे बड़ा पावर इसमें भी दिख रहा है कि 4 है, तो ये भी द्विघात नहीं है। वेरिएबल का पावर अगर सबसे ज़्यादा, ऐसा इक्वेशन कोई लिखा हो जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा अगर 2 है तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्य तो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके तो चलिए देखते हैं ऐसे ही आगे। तो ये बच गया अब ये चौथा नंबर। इसमें देखना है कि वेरिएबल, ये वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना है तो यहाँ पे 2 है। तो वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर जो है 2 है, तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण है। माने बात क्या समझ में आया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिखा हो जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो इसको बोलते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है। तो डेफिनेशन देखिए क्या बन गया वो देखिए। तो अभी तक बात बस ये समझ में आया कि कोई भी ऐसा इक्वेशन सामने लिखा हो, ऐसा इक्वेशन लिखा हो जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा वेरिएबल का पावर 2 है तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है। ओके तो डेफिनेशन क्या बना, अगर हिंदी में सीखा जाए तो डेफिनेशन ये बना कि ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चर राशि का सबसे ज़्यादा घात यानी कि अधिकतम घात कितना हो 2 है तो बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ओके और अगर इसी डेफिनेशन को अगर इंग्लिश में सीखा जाए तो अंग्रेजी भाषा कोई खूब बड़ी भाषा नहीं है, ध्यान से देखिए, उसी को बहुत आसानी तरीके से बोला जा सकता है कि दैट इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ क्या चीज़ तो वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ध्यान रखना वेरिएबल। तो दैट इक्वेशन इन इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 देन दिस टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्या चीज़ होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिससे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है 2 है तो बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ओके तो देखिए तो सबसे पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि द्विघात समीकरण कौन है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो 2-3 क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन लिख दिया गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिख दिया गया और बोला जाए कि बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो करना क्या है आपको सीधे सीधे कि करना क्या चीज़ है, करना ये है कि बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। वो देखिए तो सीधे वेरिएबल पे फोकस करना, कांस्टेंट से एकदम ध्यान ले जाना है, ठीक है। कांस्टेंट देखते ही आंख बंद कर लीजिए, कांस्टेंट पे फोकस नहीं करना है, वेरिएबल पे चलिए सीधे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में वेरिएबल कितना है तो 1 थे यहाँ पे, 1 थे यहाँ पे, तो इसका पावर 2 इसका पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि पावर 3 है, तो ये तो खट से काटिए वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना हो गया 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें आते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार लिखा है, इसका पावर 2 इसका पावर 3 इसका पावर 4, तो सबसे ज़्यादा तो पावर 4 दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर 4 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये जो दिख रहा है इसमें यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये वो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम पावर 10 लिखे रहे हैं, यहाँ पे पावर 100 लिखा रहे, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल का पावर दिख रहा है कि इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है, सबसे बड़ा पावर कितना है तो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है फाइनली, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा कितना है तो 2 है। तो लिखेंगे कि ये इक्वेशन वेरिएबल द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात कितना है 2 है। तो ये है, अभी आइडेंटिफाई करना आपको बता रही थी कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, और आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऐसे ही चलते में बता दी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर में 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको 3 तरीके से सॉल्व करिए, या तो बोला जाएगा कि गुणनखंड विधि से कीजिए, गुणनखंड विधि से कीजिए, या तो कहा जाएगा कि इसको श्रेधाचार्य विधि से कीजिए, या तो कहा जाएगा कि इसको कि पूरक बना के करिए। तो इन तीनों में से कोई भी आपको टाइप पूछा जा सकता है।
तो तीनों में किसी भी एक तरीके से कहा जाएगा कि हल करिए, यानी कि गुणनखंड करिए फैक्टराइजेशन मेथड बाई फार्मूला कह सकता है, यानी कि स्वतंत्राचार्य सूत्र अप्लाई करके करिए, और कह सकता है कि बाई कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पूर्ण बना करके हल करिए, तो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग केवल एक टाइप सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से अगर क्वेश्चन को करना होगा, यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलिए तो एक क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए सबसे पहले सीखा जाएगा गुणनखंड विधि से हल करना, उसके बाद से सीखेंगे हम लोग सीधे फार्मूले द्वारा, यानी कि स्वतंत्राचार्य सूत्र द्वारा, और उसके बाद से सीखा जाएगा पूर्ण बना करके हल करना, ठीक है। तो समीकरण को 3 तरीके से हल किया जाता है, पूर्ण विधि से, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि पूर्ण गुणनखंड विधि से, बाई फार्मूला यानी कि स्वतंत्राचार्य सूत्र से चाहे द्विघातीय सूत्र से, और एक होता है बाई कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ठीक है, तो पूर्ण विधि बना करके। तो तीनों मेथड में से हम लोग पहला मेथड आज सीखा जाए गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए कि एक क्वेश्चन लिख दिया इस तरह से, ये तो एक क्वेश्चन मान के चलिए कि लिख दिया है इस तरह से 6x² + 5x -6 = 0, ऐसा कोई क्वेश्चन लिख दिया। अब देखिए पहले तो समझिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2 है। अब तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो कैसे क्वेश्चन हुआ, द्विघात समीकरण हुआ ये, ओके। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से आप देखते रहिए बस। देखिए तो ये कुल मिला के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, तो पावर सबसे ज़्यादा 2 है, इस वजह से द्विघात समीकरण है। बोला जाएगा कि इस द्विघात समीकरण को तीनों में से किसी एक विधि से कर सकता है, लेकिन हम तीनों में से कोई एक विधि अभी सीखते हैं। सबसे पहले सीखा था गुणनखंड विधि, ओके। तो मान चलिए कि कह दिया कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब क्या कह दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से कीजिए। वो कौन सी विधि से करना है, तो गुणनखंड विधि से कह दिया कि हल कीजिए, इस इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो करना क्या होता है एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, कायदे से समझिएगा आप, ठीक है। बहुत ही देर से बताने की कोशिश करें, वो एकदम कायदे से आप समझिएगा, ठीक है। थोड़ा भी आपको डाउट नहीं जाएगा, बस आप कंसंट्रेशन बनाइए और एकदम ध्यान से देखिए। थोड़ा और पास आ जाइए, वो थोड़ा सा और पास आ जाइए, ध्यान से देखिए। चलिए अब करना क्या चीज़ है, देखिए करना ये है सबसे पहले कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आया बोला कि गुणनखंड विधि से कीजिए, अच्छा तो देखिए करना क्या है, तुरंत क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्टिंग में मतलब x² के साथ क्या नंबर लिखा है। ये तो क्या नंबर लिखा है, देखिए थोड़ा सा इधर आइए ध्यान से, 1-2 बार आंखें बंद करके खोल लीजिए, वो दिख रहा है क्या लिखा है x² के साथ। तो x² के साथ क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 6, ओके। और सबसे आखिरी में देखिए कि अकेले सिंगल कौन सा नंबर लिखा, तो ये लिखा है 6। ये 2 नंबर पे आपको फोकस करना है कि x² के साथ यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा नंबर लिखा है, और लास्ट में सबसे पीछे सिंगल अकेले कौन सा नंबर लिखा है, तो 6। तो देखिए शुरुआती में भी 6 और ये आखिरी में भी 6। तो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट नंबर आपको देखना है कि पहले क्या लिखा है, ध्यान से समझिए वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर देखना और उसके बाद से सीधे लास्ट नंबर देखना है कि फर्स्ट और लास्ट में नंबर लिखे क्या गए हैं, ओके। तो देखिए तो सबसे पहले दिख रहा है कि शुरुआती में तो 6 लिखा गया और यहाँ पे भी 6 लिखा गया है, यानी कि एक चीज़ है कि शुरुआती में लिखा गया 6, आखिरी में लिखा गया 6, तो इन दोनों का करा दीजिए गुणा, 6 × 6, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 36, 6 6 जा 36, 6 6 बाके 36, ओके। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो कुल मिला के गुणा करा दिए, तो 6 × 6 36। करना क्या है कि स्टार्टिंग नंबर देखिए, लास्ट नंबर देखिए, दोनों का खट से गुणा करा दीजिए, आ गया 36, ओके। चलिए ये तो देखिए अब दिमाग यहाँ ले जाना है, वो देखिए दिमाग यहाँ ले जाना, कायदे से सुनिएगा, दिमाग यहाँ ले जाइए कि 36 और कितने तरीके से आ सकता है। देखिए 1 से शुरू करते हैं, ये ध्यान से समझिएगा एकदम। 36 नंबर आ रहे, गुणा करने में 36 आ रहे, तो सोचना है जितना कुछ भी आया होगा सोचना है कि और कितने तरीके से आ सकता है। जैसे 6 में 6 से गुणा किया 36 आ गया, और किस में किस से गुणा किया जाए 36 आ जाए, ओके। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप चलिए समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, आगे देखिए। ये तो 36 कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 से हम शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। ये देखिए 1 × 36, 1 × 36 करिएगा तो 36 आ जाएगा, 36, ठीक है। तो 1 × 36 करेंगे 36, देखिए 1 से शुरू कर रहे हो, एक में कितने से गुणा किया जाए 36 आ जाए, तो 1 में 36 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं जी, आएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए एक और चीज़ हो सकता था कि 2 में 18 से गुणा करते तो भी 36 आता, तो भी कितना आता, 36 36। 3 में 12 से गुणा कर देते तो भी आता 36। 4 में 9 से गुणा कर देते तो भी आता 36।
5 में तो नहीं आएगा, 5 गुणे कुछ भी करेंगे 36 नहीं आएगा, 6 गुणे 6 से 36 आ ही रहा है। तो ऐसे ही कुछ नंबर सोच लेना है आपको कि किन किन नंबरों को गुणा करा के आपस में 36 आ सकता है, ऐसा आपको थोड़ा सा सोच लेना है। चलिए इसके आगे क्या है थोड़ा समझिएगा वो। अब देखिए, अब उसके बाद से देखना क्या है कि देखिए सबसे पीछे वाले के साथ कौन सा साइन लिखा है, कौन सा चिन्ह लिखा है, सबसे पीछे वाले नंबर के साथ कौन सा चिन्ह लिखा है, वो तो यहाँ पे लिखा है माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखा है। तो देखिए अगर माइनस चिन्ह लिखा है तो ये घटा के बीच वाला लाना है 5, घटा के लाना है बीच वाला। अगर माइनस साइन लिखा है तो घटा के लाना है बीच वाला, अगर प्लस साइन लिखा होता तो जोड़ के लाना है बीच वाला। ए बाबू देखिए, अगर माइनस साइन लिखा है एकदम पिछवा में चल के यहाँ पे माइनस लिखा है ना, तो घटा के लाना है बीच वाला। अगर यहाँ पे पीछे वाले में चल के माइनस के जगह पे प्लस लिखा होता ना, तो दोनों को कुछ ऐसा नंबर सोचा जाएगा कि दोनों को जोड़ने पे बीच वाला जो 5। तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो जोड़ के 5, सॉरी घटा के 5, माइनस लिखा है तो घटा के 5 है, यहाँ पे प्लस लिखा रहता तो जोड़ के 5। माने बीच वाला कैसे लाना है, तो पीछे वाले से डिसाइड होगा कैसे लाना है। पीछे वाले का चिन्ह अगर माइनस तो इसको घटा के लाना है, पीछे वाले का चिन्ह अगर प्लस है तो इसको जोड़ के लाना है। तो देखिए यानी कि पता लगा कि गुणा करके तो 36 लाना है, या वो गुणा करके तो 36 चाहिए, घटा के पता लगा कि घटा के 5 चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर 2 ठे सेलेक्ट करना है जिनको गुणा करने पे 36 हो जाए, गुणा करिए तो 36 हो जाए, और उन्हीं नंबरों को आपस में घटाइएगा तो 5 आ जाए। 2 नंबर ऐसा सोचा जाएगा जिनको गुणा करने पे आपस में जो है 36 हो जाए और घटाने पे 5 हो जाए। तो आइए इधर देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 तो आ रहा है, 36 तो आ रहा है, लेकिन घटा के 5 चाहिए, तो 6 में से 6 घटेगा तो कभी 5 नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसको लेने से कोई प्रॉफिट नहीं है। अब ध्यान से फिर से सुनिए, 6 में 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो 36 तो आ जा रहा है, लेकिन गुणा करके 36 चाहिए और घटा के 5 चाहिए। गुणा करके 36 तो हो ही जाए, घटा के 5 चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 में 36 से गुणा करें 36 तो हो जाए, लेकिन घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, 36 में से एक जगह 35 आ जाएगा, जबकि चाहिए 5, तो ये भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 में 18 से गुणा करेंगे 36 हो जा रहा है, लेकिन 18 में से 2 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा, तो इसको भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए कह ये रहे हैं कि घटाने पे 5 आना चाहिए, माने गुणा करने पे 36 तो आए ठीक है, लेकिन घटा के 5 भी आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो करेगा तभी वो नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 गुणे 3 करेंगे तो 36 तो आ ही गया, 12 3 आई 36, लेकिन 12 में से 3 घटाइएगा तो 5 आएगा, क्या जी 9 आ जाएगा। तो इसको भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे आखिरी में आते हैं, तो आखिरी में लिखा है 4 गुणे 9 गुणे, तो 4 गुणे 9 तो 4 9 36, 9 में से जब 4 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो एक नंबर जाके मिला ऐसा 9 और 4। तो 9 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 36 आ ही जा रहा है, और 9 में से 5 घटा रहे तो 9 में से 4 घटा रहे तो 5 भी आ जा रहा है। माने एक नंबर ऐसा समझ में आया 9 और 4, जिनको गुणा करने पे 36 भी हो रहा है और घटाने पे 5 भी हो रहा है। तो देखिए 9 में कर देंगे 4 से गुणा 36, और 9 में से 4 घटा दीजिए, घट से 5, तो एक नंबर सेलेक्ट देखिए। इतने में से हमको एक नंबर सेलेक्ट हुआ, ये जो कि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। गुणा करके 36 चाहिए, 36 आ ही रहा है, और घटा के 5 चाहिए, 5 भी आ रहा है। तो नंबर क्या सेलेक्ट हुआ 9 और 4, 9 चौके 36 और 9 में 4 घटा दीजिए तो 5। ओके, तो देखिए जो नंबर सेलेक्ट हुआ वो नंबर चल के देखिए क्या करना। तो सेलेक्ट क्या हुआ कि 9 और 4, तो 9 गुणे 4 36, और 9 में से 4 गया तो 5। तो देखिए जो नंबर सेलेक्ट किया उसके अब करेंगे क्या, तो ये लाइन अब नोट करिए नीचे। अब तो 6x² जैसे कहते हैं उसे नोट कर दीजिए। बीच वाला ये 5 अब नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, वो 5 छोड़ दीजिए, बीच वाला खाली जगह छोड़ दीजिए। x - 6 मैंने बाकी सबका सब जैसे कहते हैं उसे नोट कर दिए, बस बीचवा वाला नंबर नहीं लिखे बाबू।
तो बीच वाला जो 5 नहीं लिखा उसके जब क्या लिखेंगे, जो सेलेक्ट किए हैं नंबर यही नंबर ले चल के वहाँ बीच वाले जगह पे रखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9 और -4। जब 9 में से 4 जाएगा तो फिर तो 5 होगा। तो जो नंबर सेलेक्ट करे हैं उस नंबर को इसके जगह पे लिख दे जाए। 5 के जगह पे 9 - 4 ले चल के लिख दिए। अब करना कुछ नहीं, बस यही बात आपको समझ में आ जाता है तो बहुत इसके आगे स्टेप आसान है, ध्यान समझिए। अब करना क्या है, तो 6x² जैसे का तैसे रह जाएगा, प्लस ये x का गुणा कर दिया जाएगा 9 में तो हो जाएगा 9x, और ये x का गुणा कर दिया जाएगा 4 में तो हो जाएगा -4x -6 इज इक्वल टू ये 0। ओके, तो देखिए अब करना क्या है कि 2 का पेयर बना देना है। देखिए वो तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो ये 6 है और ये 9 है तो 3 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आता है, और x यहाँ भी तो x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 2, 3 कॉमन कर दे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 x था तो 1x निकल गया तो 1 x बचेगा। यहाँ 9 था 3 कॉमन किए हैं तो कुल मिलाकर 3 बचेगा। यहाँ पे एक ही x था निकल ही गया तो यहाँ पे एक x खत्म, x नहीं बचेगा। और ऐसे ही देखिए दोनों जगह माइनस हो तो पहले माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। x दोनों जगह तो नहीं है तो दोनों जगह से x कॉमन नहीं हो पाएगा, तो कॉमन की बात तो बहुत आसान है वैसे, इस तरह से कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे माइनस कॉमन कर चुका है इसलिए ये वाला प्लस, और 2 कॉमन के इसलिए 3 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है, तो इस ब्रैकेट में आया है 2x + 3, इसमें भी आया 2x + 3, तो दोनों जगह एक ही बातें चाहेंगे तो इसको भी कॉमन कर सकते हैं। तो 2x + 3 को निकाल दिए बाहर, तो यहाँ बच गया केवल 3x, यहाँ बच गया -2 बराबर 0। ओके, अब करना क्या होता है कि देखिए 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, अब 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 आया है, तो यहाँ से कह क्या सकते हैं कि यदि पहला ब्रैकेट 0, देखिए क्या किया जाएगा कि इसे लिख दिया जाएगा यदि पहला ब्रैकेट 0 मतलब कि 2x + 3 इज इक्वल टू 0। यदि पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा जाए तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये 3 से चला गया तो -3, अब ये 2 भी चला जाएगा तो इधर गुणा में तो दे जाएगा तो भाग में तो -3/2, तो x का एक वैल्यू आ गया -3/2, तो -3/2। और ये अगर दूसरे ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को 0 करे तो बोलते हैं कि यदि चलिए दूसरा ब्रैकेट 0 माने 3x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाता है 2/3, 2 जाएगा प्लस में 3 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो इस तरह से आपका 2 ठे आंसर निकल गया, x का 2 ठे मान। तो ये होता है गुणनखंड विधि। करना क्या होता है ध्यान से समझिए, करना ये होता है कि देखना होता है सबसे पहले शुरुआती नंबर क्या है, आखिरी नंबर क्या है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है कि माइनस, अगर माइनस है तो घटा के बीच लाना है, प्लस है तो जोड़ के बीच लाना है। तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचना होता है जिनको गुणा करने पे जो चाहिए वो भी आ जाए और जो घटा के चाहिए वो भी आ जाए, चाहे जोड़ के जो चाहिए वो भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग का लाना था 36, तो गुणा करके 36 लाना था, घटा के 5 लाना था, तो सोचे नंबर 9 और 4, तो 9 चौके 36, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब वो बेहतर से करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा कम ही पढ़ा जाए, आगे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही जोश के साथ ऐसे ही और बहुत ही ज़ोर शोर से, मतलब ठीक है, आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप इतना पढ़िएगा, इतना रिवाइज करिएगा, ठीक है। और कल से फिर नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।